टोटल पॉजिटिव और सिर्फ फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन क्या है? गलत को सही बताना, गलत को सही बताना, ये तो तुम वकील का काम कर रहे हो। क्या पूछा था? प्रिसीजन ना, ये है। सिंपल, आपको दिख रहा होगा। टोटल पॉजिटिव में से मशीन कितना पॉजिटिव बता पा रहा है, समझे? तो वही क्या था, हमारा प्रिसीजन था। देख रहा, ये हमारा क्या है कि सारे पॉजिटिव केस के बेस पे ही बात करते हैं कि ये टोटल पॉजिटिव हो गया। देन उस टोटल पॉजिटिव में मशीन ने कितना पॉजिटिव बताया है, ठीक है? वही हमारा प्रिसीजन होगा, ठीक है? इसी तरीके से रिकॉल, रिकॉल क्या होगा? हम्म, मशीन ने रिकॉल पे कि रियल में कितने पॉजिटिव पॉजिटिव थे और उसमें से मशीन ने कितना पॉजिटिव बताया, समझे? तो ये रहता है रिकॉल, समझे? रियल में कैसे पता चल रहा है, तो आप देखोगे, ये कौन सा है, ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व मतलब रियल वाला है, तो रियल में कितने ट्रू होंगे, वो वाला ये सेक्शन रहेगा। तो इसमें कौन कौन से सेक्शन आ रहे हैं? ट्रू, पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। अब उसमें से मशीन ने कितना सही बताया है, वो सिर्फ ये वाला सेक्शन रहेगा, तो वो कहता है रिकॉल रहता है। सेम चीज प्रिसीजन में होगा कि मशीन ने कितना सही बताया और उसमें से कितना सही है एक्चुअल में, समझे? कि मशीन क्या कर रहा है, ये दोनों को मिला के बता रहा है सही, बट इसमें से एक्चुअल सही कौन सा होगा, यही होगा। तो ये हमारा प्रिसीजन होगा, ठीक है? देन ये सारा एक्यूरेसी चेक कर रहे थे, अगर एक्यूरेसी आपका सही आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम क्या करेंगे कि मान लो ये 74 आया, अब हम क्या कर सकते हैं? इसको इंक्रीज करना हो तो कैसे करेंगे? इंक्रीज करना हो तो वो भी F1 स्कोर क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर चेक करना है तो है, ठीक है? लेकिन मैंने बोला 74 है, इसको 80 आपको पहुंचाना है, या फिर 80 एक्यूरेसी रहेगा तभी हम रियल वर्ल्ड में यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे। तो इसकी एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करोगे, और वो कैसे होगा? हो जाएगा अपने आप। तो सबसे पहला कि हमारे पास जितना डेटा है उतने से काम नहीं बनेगा, और डेटा लाना पड़ेगा, पहला ये हो सकता है। देन अगर रहा कि नहीं, फिर आपने आपका मैनेजर बोला नहीं इतना ही डेटा है, आपको इतने ही डेटा से काम, तो आप क्या करोगे, डेटा सफल करके काम, मतलब आप फिर डेटा सफल करोगे और उसमें से क्या होगा कि कौन सा बेस्ट क्या कॉम्बिनेशन दे रहा है। अगर वो भी काम नहीं आ रहा तो फिर क्या करोगे? पाइपलाइन तो एक ही मॉडल बनाने का था, उसके वही होगा ना, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की आप चीजें क्या करोगे, चेंज करके करोगे। अगर उस समय भी नहीं हुआ तो सिंपली फिर मॉडल चेंज करोगे। कि अगर हमने देखा कि ये क्या लीनियर रिग्रेशंस में सही से नहीं काम कर रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी लॉजिस्टिक रिग्रेशंस में सही से नहीं काम कर रहा तो हम क्या करेंगे, कोई और मॉडल यूज करेंगे। लॉजिस्टिक और लीनियर में क्या डिफरेंस था? लीनियर हमारे, हाँ, तो फिर उसको क्यों यूज करेंगे इसमें? तो लॉजिस्टिक रिग्रेशंस आपका क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन के लिए रहेगा, तो इसमें क्या होगा कि लीनियर रिग्रेशंस आप यूज नहीं कर पाओगे, है ना? तो इसके लिए क्या होगा, क्लासिफिकेशंस का ही कोई दूसरा मॉडल यूज करना पड़ेगा। तो हमने फर्स्ट क्लास में लिखाया था सारे मॉडल्स, याद है? क्लासिफिकेशंस का अलग लिखाया था, रिग्रेशंस का अलग लिखाया था। कौन कौन से थे, एक बार रिकैप करवाओ। हम्म। तो बात की प्रोवाइड कर दी, प्रोवाइड कर दी किसको कहते हैं, जिसमें लेबर लिखा, अनसुपरवाइज किसको कहते हैं, जिसमें अनलेबर्ड लिखा, ठीक है? तो प्रोवाइड का हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कौन सा, क्लासिकल, देन इसमें भी क्या होगा, रिलेशंस पे भी अलग अलग मॉडल, ठीक है? इससे भी क्या होगा, अलग अलग। तो रिलेशन का सबसे पहला मॉडल कौन सा है, ठीक है? इसी को अलग अलग वेरिएंट रहेंगे, कौन सा, एलएस, एसजीटी, देन पॉली, इस और लेसो, ठीक है? ये सिर्फ लीनियर के लिए हो गया।
इसमें फिर क्या होगा कि मान लो कि आपका जो डेटा है वो लीनियरली सेपरेट नहीं होता है, इसमें मॉडल भी काम है, इसमें भी लॉ लीनियर में क्या है आपकी एसवीएम, एसवीएम में कौन सा आएगा तो एसवीसी आएगा, एसवीआर सपोर्ट वेक्टर रिलेशन, ठीक है। इसी तरीके से डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री में कौन सा था डिसीजन ट्री रिलेशन, ठीक है। देन आपके पास कौन सा आएगा सिंबल टेक्निक्स है, ठीक है, जिसमें डायग्राम और रूल्स है। इसी तरीके से मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, लीनियर के क्या होगा जैसे देन अगर नॉन लीनियर है क्या आएगा एसवीएल, इसमें क्या होगा सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, देन डिसीजन ट्री होगा, डिसीजन ट्री कौन सा रहेगा डिसीजन ट्री क्लासिफायर, देन फिर आपका सिंबल टेक्निक में करांगा और देने होगा, देन एक नहीं पॉइंट होगा, ओके सिंबल तो ये हमने पूरा लिखा है। अगर ये सारा मॉडल भी बना था ये इसमें तो यूनियन नेटवर्क में इसके बाद होते हैं डीप लर्निंग, ठीक है। अगर मशीन लर्निंग नहीं काम कर पा रहे हैं हम लोग फिर डीप लर्निंग, डीप लर्निंग का अपना डिपार्टमेंट होता है क्या लार्ज डेटा सेट वाले के छोटे डेटा सेट पे काम नहीं करता। दूसरा कंप्यूटेशन, ठीक है। ये दो चीजें रहेगा तो आप डीप लर्निंग मॉडल यूज करेंगे, फिर आपको मशीन लर्निंग में क्या करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन यूज करके तो इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आया? ये पूरा मान लो हमने परिस्थिति रिलेशन देखा, देन हम क्या करेंगे जैसे इन्वायरमेंट देख लेते हैं, मान लो अभी कैनन देख लेते हैं और नए प्राइस को फिर एसवीएम का और एसवीएम का सब क्लासिफिकेशंस और इसका रिलेशन दोनों एक साथ देख लेंगे। इसी तरीके से डिसीजन ट्री का क्लासिफिकेशंस और इसका रिलेशंस एक साथ देख लेंगे, क्यों क्योंकि दोनों में कांसेप्ट सेम होगा, सिर्फ क्या होगा एक टाइम के बाद थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें वोटिंग सिस्टम होता है और इसमें एवरेज सिस्टम, ठीक है। वोटिंग सिस्टम क्यों करवाते हैं कि मान लो आप क्या कर रहे हो, एक आपके पास डेटा है और आपने बोला कि दोनों समय क्या करना है, एक जो डेटा लेना है ये जो डेटा है वो इधर जाएगा इधर जाएगा, कैसे बताते हैं तो मान लो मुझे क्या करना है कि सबको क्लास की टाइमिंग चेंज करवानी है, तुम्हें क्या कहते हैं क्लास की टाइमिंग चेंज करवानी है, ठीक है। तो हम क्या करवाएंगे वोटिंग करवाएंगे, क्यों कि या तो क्लास की टाइमिंग चेंज होगी या तो नहीं होगी, है ना। तो उससे क्या होगा तो जिधर मेजोरिटी आएगा वही हमारा क्या हो गया फाइनल क्लास होगा। तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम चलेगा क्लासिफिकेशन के लिए। और रिग्रेशंस का कोई एग्जांपल कि मान लो मुझे क्या करना है इस क्लास का एवरेज प्रेडिक्शन, मान लो मुझे क्या करना है कि दीपांशु का मुझे एवरेज हाइट पता करना है, तो मैं क्या करूंगा कि ऑन एन एवरेज जो उसके हाइट का क्लास के जितने लोग होंगे मैं सबका कैलकुलेट करके एवरेज निकाल लूंगा। तो क्या होगा कि उसका मैं बोल सकता हूँ वो दीपांशु का भी हाइट हो सकता है, क्यों क्योंकि एवरेज क्या होता है पूरे क्लास का अप्रोक्स होता है ना, मिडिल वैल्यू क्या हो गया। ऐसे बैठे हो लग रहा है सो गए, सो गए आए क्या इसीलिए पता नहीं चलता नींद में हो। तो फिर क्या रहता है कि एवरेज में आपके आपको सिंपली आप एक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो और नंबर क्या होगा हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसमें एवरेज की वैल्यू, तो ये चीज हम लोग देखेंगे। अभी केएनएन का देख रहे हैं, फिर कहीं नहीं था इसका, ठीक है। फिर आपका एसवीएम नई 22 सुना है, ये सुना है बाइसन थ्योरम क्या होता था ये सोचता हूँ। हाँ जो भी है ये इतना क्या बोलते हैं उसको स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम से हूँ, समझे। तो इंग्लिश भूल जाओ मेरा कि जितना काम का इंग्लिश है मैं बस इतना ही बोलता हूँ। आए नहीं
टेक्निकल ये। हाँ, जरूरी नहीं है कि बुक इंग्लिश में है तो सारा चीज इंग्लिश में हो, समझे। और प्लस जाता है, जाते हो इंग्लिश मीडियम है, कितनी बार इंग्लिश में पढ़ा है कॉलेज में। चलो वो भी सही है, वो डिपेंड करता है कि क्लास कैसा है। कि गांव साइड में जाओगे तो प्रॉपर हिंदी में रहेगा, अगर तुम साउथ साउथ साइड में जाओगे तो प्रॉपर क्या होगा, उसके जो मदर टंग लैंग्वेज होगा उसी में चलेगा। कि वो बोलते हैं इंग्लिश, या तो इंग्लिश पे चलेगा या तो उसके लोकल लैंग्वेज पे चलेगा, ठीक है, हिंदी पे नहीं चलता उतना। तो ये बेसिकली होता क्या था, स्पेलिंग क्या था बताओ। BAYES, बस। तो सबका प्रोनाउंसिएशन अपना अपना होता है, यूके में जाओगे तो अपना है, यूएस में जाओगे तो अपना है, दोनों तो इंग्लिश ही है, तो हिंदी में भी अपना भी बोल रहे हैं कुछ, समझे। बाकी समझ में आ रहा है ना, बस इंटरव्यू में इतना ही काफी होता है कि सामने वाले को समझ आना चाहिए, ठीक है। चलो बोलता है जैसे जैसे कुछ बच्चे होते हैं इसमें क्या भाई कराओगे इंग्लिश अच्छी लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन है ना वो अलग होती है। वो शुरू से रहता है ना, इसलिए फिर धीरे धीरे क्या होता है, मीडियम मिलता है तो चेंज हो जाता है, समझे। तो इसमें होता क्या बता सकते हैं, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का क्या होता है। बी इंटरसेक्शन ए इनटू टी। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसमें होता क्या था, स्टूडेंट्स होते थे, एक प्रो होता था दूसरे का हाँ अब वो तो रहता है ना, बट देखो एमएल पे पढ़ रहे हैं ना, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी पता है तो अभी तुम क्या कर सकते हो, काम करो, बट क्या है इसका यूज केस, तो सिंपली आप प्रोबेबिलिटी जानते हो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी का कोई चांस क्या कि हमारे पास क्या होगा, कि उसका चांसेस कितने रहेंगे। चांसेस कैसे निकलता है, कि जो हमारे पास ट्रू वैल्यू रहता है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट हो चुका है डिवाइडेड बाय जो टोटल एक्सपेरिमेंट होता है, वही हमारा प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। देन अब क्या होगा, कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो कंडीशंस पे भी डिपेंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोचिंग आए हो, अगर नहीं उठते तो वो कंडीशन था, है ना। तो चांसेस रहते हैं कि कोई भी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, कि आपको क्लास के चांसेस क्या रहेगा आने का, तभी रहेगा जब क्या है कि आप उठोगे, है ना। तो अगर आप उस चीज को भी क्या है कैलकुलेट करना चाहते हैं कि चांसेस क्या है, जब क्या नाम है क्लास आने के बाद, मनीष 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 अगर उठ गया है तो क्लास आने के चांसेस, उसके बाद फिर क्या होता है, आप ही नहीं मिलता तो। तो ये चीज हम क्या करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लेके जाते हैं कि अगर एक इवेंट हो चुका है तो दूसरा इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज हम क्या करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ही देखते हैं। अब इसी का स्पेशल केस होता है हमारे पास डिफरेंस, ठीक है? अब यही चीज हम क्या करते हैं यहाँ पे भी यूज, यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है वो प्रोबेबिलिटी बेस होता है, क्या प्रोबेबिलिटी के बेस पे भी क्या कर सकते हो, प्रिडिक्शंस कर सकते हो। यही करते हैं ना, कि अगर प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं क्या, कि हाँ मेरा इतने मार्क्स आ जाएंगे, तो वो भी क्या हुआ, प्रिडिक्शन हुआ, तो वो प्रिडिक्शन सिस्टम आप क्या करते हो, नई बाइस पे करते हो, समझ में आया? ये क्या आता है ज्यादातर क्लास में प्रिडिक्शंस के लिए क्या होगा, सही आंसर। इसी तरीके से कहने भी क्या होता है, प्रिडिक्शंस पे भी यूज कर सकते हैं, बट क्या होगा एक्यूरेसी नहीं है, इसको हम लोग ज्यादातर यहाँ पे, बट क्या होगा कैनन और हेनरी दोनों यहाँ पे भी आए, जिस तरीके से डिसीजन ट्री और स्कीम आया था ना, उस तरीके से इनका भी रहता। लेकिन रियल यूज केस कहाँ पे दिखता है, मतलब ज्यादातर इंप्लीमेंटेशन का आपके पास क्लासिफिकेशंस पे होगा, ठीक है। अगर कैनन यूज करना है रिग्रेशंस में क्या लिखा होगा, के नियरेस्ट नाइबर रिग्रेशर, और इसमें यूज करना रहता है तो क्या लिखते हैं, के नियरेस्ट नाइबर क्लासिफिकेशंस, तो इतना ही लिखते हैं। तो बाकी जो होगा कैनन पे स्टार्ट करेंगे। इसके फुल फॉर्म से कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है कैनन के, ये बताओ।
के नियरेस्ट नाइबर। हम्म हम्म वो छोड़ो, बस इतना ही बताना है। एक एक तोड़ के मीनिंग बताओ कि कोई रैंडम वैल्यू होगा, या तो वेरिएबल बोल सकते हैं इसको। आगे का बताओ। कि जो भी हमारे पास क्या होगा, क्लोजेस्ट वैल्यू होगा, वही हमारा क्या हो सकता है, क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन पढ़े तो वही उसका क्या हो सकता है, क्लास हो सकता है ना। मतलब कि हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए, एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वैल्यू बनाया। अब ये बता सकते हो ये सर्कल की तरफ जा सकता है नया वैल्यू, या फिर क्रॉस की तरफ, क्यों, है ना। तो ये एक सिंपल होता है एल्गोरिदम, जो आप क्या करते हो, मैन्युअली भी लगा सकते हो। ठीक है। और यही हमारा क्या होता है, केनन होता है, सिंपल। केनन सिंपल क्या होता है कि जिसके बेस पे रहेगा। और के क्या आता है, डेटा पॉइंट्स होते हैं। कौन से डेटा पॉइंट्स, आप ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, कितने डेटा पॉइंट्स रख के कर रहे हो, वो डिपेंड। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी एक क्रॉस है, ठीक है। और हमारे पास एक नया डेटा पॉइंट यहाँ पे आया, ये नया डेटा पॉइंट है। अब ये क्रॉस बनेगा या फिर राउंड बनेगा, क्यों। तो आप कितना डेटा पॉइंट ले रहे हो कैलकुलेट करने के लिए, एक। तो एक के बेस पे क्या होगा, हो सकता है चांसेस कि गलत भी आए। अगर मैं क्या करूंगा, तीन चार डेटा पॉइंट्स ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, और एक ये ले लिया, अब इसमें से किसका सबसे कम आ रहा है। हम्म का, देख लो, देख लो, यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ है। अगर मैंने तीन पॉइंट ले लिए तो, अगर इस तरीके से मैंने तीन चार पॉइंट ले लिए तो सेम ही रहेगा, ये वाला। लेकिन मैंने बोला कि हमारे पास क्या होगा, कि हमने क्या किया, एवरेजिंग जो ले रहे हैं वो चार पांच पॉइंट का ले गए। मान लो कि इसका भी मैंने तीन ले लिया, क्रॉस का इधर से तीन ले लिया, और इधर से भी मैंने क्या किया, सर्कल का भी तीन ले लिया। अब ये तीनों को क्या करेंगे, कंबाइन करके देखेंगे तो किसका कम आएगा, बता सकते हो। क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सर्कल थोड़ा सामने है ना। अगर आप एक से ज्यादा पॉइंट लगा रहे हो तो सर्कल के क्या होगा, चांसेस होंगे कम डिस्टेंस आने के। तो ये इधर लाई करेगा। तो ये हम लोग जो डिसाइड करें कि कितने डेटा पॉइंट्स होंगे जिसके बेस पे ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना चाहिए, वही हमारा के है। ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट के बेस पे करेंगे तो कभी क्या होगा, गलत होने के चांसेस रहेंगे। दो पॉइंट से करेंगे तो हो सकता है सही आए, गलत है। तो ये कितने पॉइंट्स के बेस पे कर सकते हैं, तो ये हम क्या करते हैं, रेंडमली अपने हिसाब से लगाते हैं। अब ये फिर के वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने पता चल गया कि ये क्या होता है, कि कितने आप मिनिमम डेटा पॉइंट्स लेना चाहते हैं जिससे डिस्टेंस कैलकुलेट हो। ठीक है। देन नियरेस्ट होगा, और वही हमारा क्या होगा, क्लास बन जाएगा, क्यों, क्लासिफिकेशन। ये हो गया। अब इसमें रहता है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक चीज और था कि इसको हम लोग बोलते हैं लेजी लर्नर। ये हमारा क्या था, इंस्टेंस बेस होता है, इसलिए इसको लेजी लर्नर्स बोलते हैं। इंस्टेंस बेस का सिंपल मीनिंग होता है कि इसके लिए कोई भी क्या होगा, ट्रेनिंग नहीं। ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया, प्रिडिक्शंस, मतलब क्या, पैटर्न फाइंड करना, है ना। अब इसमें मुझे कोई पैटर्न फाइंड करने की जरूरत है, अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ तो। मान लो मैंने क्या किया कि मेरे पास पूरा डेटा पड़ा हुआ है, अब उसी में से मुझे डिस्टेंस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। सिंपली आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, है ना। तो इसलिए क्या होता है, इसको बोलते हैं लेजी लर्निंग। क्यों, क्योंकि इसके लिए कोई भी मॉडल नहीं बनता, सिर्फ क्या बनता है, कंप्यूटेशंस होता है प्रिडिक्शंस के टाइम में। देन इंस्टेंस बेस क्या हो गया, कि ये डायरेक्टली हमारे हिस्टोरिकल डेटा पे डिपेंड करेगा कि आपका हिस्टोरिकल डेटा कैसा है, देन उससे डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, देन आंसर करेगा। ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं लेजी लर्नर्स और इंस्टेंस बेस। देन जैसे मैंने बताया, उसके बेस पे यहाँ पे
कि आपके पास कोई भी एक डेटा पॉइंट्स हो सकता है क्लासिफिकेशन के बेस पे, तो आप क्या करते हो, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, और जिसका डिस्टेंस कम आता है, और चूंकि हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन के बेस पे कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि मैंने एक डिस्टेंस के बेस पे एक रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसके बेस पे किसके क्लास की वैल्यू ज्यादा आ रही है, क्लास 1 की या 2 की। बुकिंग है हमारा क्लासिफिकेशन से, तो कौन सा सिस्टम चलेगा, वोटिंग का, कि जिधर मेजोरिटी होगी उधर चले जाएंगे। अगर रिग्रेशन रहता तो डिस्टेंस का एवरेज, ठीक है, कि जिधर कम रहता है हम उधर चले जाएंगे। तो ये क्या होगा कि अगर आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है कि जो सेकंड क्लास का है वो दो क्या है, दो दो वैल्यूज उसके अंदर आ रहे हैं, और ये क्या है, फर्स्ट वैल्यू आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे किसके अंदर चला जाएगा, तो क्लास 2 के अंदर। ठीक है? इसी तरीके से इन्होंने क्या किया कि जितना भी वैल्यूज लोगे, कि मैंने क्या किया, ये 5 वैल्यू ले लिए, तो फर्स्ट इसके आसपास के जितने भी 5 वैल्यूज रहेंगे उसमें से क्या होगा, इनकी मेजोरिटी चेक होगी, कि मैंने के की वैल्यू 5 रखी है, ठीक है, तो इसके आसपास का पहला डिस्टेंस ये रहा, दूसरा ये हो सकता है सामने, तीसरा ये हो सकता है, चौथा कौन सा हो सकता है, बताओ, ये, चौथा ये हो गया, और मान लो पांचवा ये हो गया, ठीक है। एंड देन अब मेजोरिटी देखेंगे किसकी तरफ से ज्यादा दिख रहा होगा, तो ऊपर वाले में, तो हम लोग ऊपर वाले के बोल देंगे, ठीक है। अगर नीचे वाले में रहता तो नीचे वाले को बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। यही तो। अब कैनन काम कैसे करता है कि जितना भी आपके पास ट्रेनिंग डेटा होगा उसको वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपका स्टोरेज कंप्यूटेशन दोनों साथ में लगेगा। दूसरा, आप के की वैल्यू डिफाइन कर दो कि के हमारा कितना होगा, आप वो डिफाइन करते हैं। कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन किसके बेस पे होगा, तो डिस्टेंस के बेस पे। देन आपके बेस पे क्या होता है कि जिसका कम आता है वैल्यूज, वही हमारा क्या होता है, प्रेडिक्शन हो जाता है, ठीक है। अब इसको मैंने बताया, अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो क्या करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, फ्रीक्वेंसी मतलब मेजोरिटी में, वो हमारा क्या होगा, क्लासिफिकेशन यूज होगा। एंड देन अगर आप क्या कर रहे हो, रिग्रेशन यूज कर रहे हो तो एवरेजिंग का। देन फिर आपको क्या करेगा, वो प्रिडिक्ट करके बता देगा कि कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या रखा, के की वैल्यू 3 रखी है, इसका मीनिंग क्या रहा कि बेसिकली इसके पॉइंट्स के आसपास कितने 3 पॉइंट्स जो नियरेस्ट होंगे वो सबको लेगा, एंड देन उसमें से जिसकी मेजोरिटी रहेगी वो उसका क्लास, ठीक है। अब ये वर्किंग प्रिंसिपल, और उससे पहले हम लोग डिस्टेंस देख लेते हैं। मान लो आपको क्या करना है, ये तो था हमारे पास, ये थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है, तो हम कैसे करते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट रियल वर्ल्ड में भी, क्या होता है। हम्म अब इसमें स्पीड होगा, तो फिर, अच्छा जी, और कोई दूसरा तरीका, कि मान लो आपने उबर बुक किया है, तो वो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करता होगा, और जीपीएस में किस तरीके से चलता है, पाइथागोरस उसको क्या बोलते थे, कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते थे, हम्म, हाँ, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। नाम क्या है, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाँ, तो इक्लोडियन है, इक्लोडियन डिस्टेंस, सही है, नहीं है सही, चलो, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं आगे बैठा करो, आगे हवा ही नहीं आता। अब तो भूल हो गई, रिमोट है नहीं। हम्म यही हवा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है, यही यूज करते थे। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमेशा। कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, बता सकते हो, पॉइंट्स,
तो सिंपली आप क्या करते हो, दो वैल्यूज होंगे x और y, मिनिमम इतना होना चाहिए। अब इसके बेस पे क्या करते हो, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका पहला पॉइंट यहाँ पे है, देन दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। तो बेसिकली जो हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं, जिसको यूक्लिडियन डिस्टेंस बोल रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ठीक है, ये हमेशा ये वाला पाथ देगा। इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लो ये हमारा x1 पॉइंट यहाँ पे है और y1 है, और यहाँ पे x2 है और y2, जिस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है कि एक्चुअल में ये d कितना है। कैसे निकालोगे, कि बेसिकली आप क्या करते हो, यहाँ से यहाँ तक का ये वैल्यू कितना होगा वो निकाल लेते हो, है ना। देन यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा वो निकाल लेते हैं, और उसका जब आप स्क्वायर रूट करते हो तो वही हमारा क्या होता है, डी की वैल्यू होती है ना। ये कैसे पता चलता है, हाँ जो हमने प्रूफ किया था बचपन में उसी के थ्रू पता चलता है। तो ये चीज कितना आएगा, अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये हमारा x1 था, क्योंकि ये हमारा क्या है, x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। कि मान लो यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है ना, क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी, इसी लाइन पे होगी। अब मुझे x1 और x2 के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, x2 माइनस x1। देन अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए तो क्या होगा, अगर यहाँ पे y1 है और यहाँ पे y2 है तो क्या होगा, y2 माइनस y1। देन इसका होल स्क्वायर करते हैं, देन उसका रूट अंडर, वही हमारा क्या होता है, डी की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, डी का जो वैल्यू है था हमारा शॉर्टेस्ट पाथ निकल गया, और यही क्या होता है, एक डिस्टेंस यूज करते हैं। ठीक है, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला एक ही होता है या और भी होते हैं, स्पीड अपन टाइम को छोड़ के, स्पीड इंटू टाइम। जो भी है उसको छोड़ के, डायरेक्शंस के लिए। और जो दूसरा होता है सिंपल रहता है, कि मान लो ये तो शॉर्टेस्ट है, लेकिन जो गूगल या फिर जीपीएस होगा या फिर ओला उबर होगा, वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ दिखाता है, या फिर जिस डायरेक्शंस पे मूव करेंगे उसी डायरेक्शंस पे रहेगा। कि मान लो आपका क्या है, रोड का डायरेक्शंस कुछ इस तरीके से है। अब इसका डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, कि मान लो यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है, तो वो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करता होगा, कि कितने किलोमीटर पड़ेगा आपको। सिंपली जहाँ पे भी उनका क्या होगा, डायरेक्शंस होगा, वो वहां तक जाएगा। ये मान लो कुछ भी है इधर यहाँ पे, तो जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, सम होते जाएगा, है ना। मतलब आप क्या करते हो, एड ऑन करते जाते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या रहता है कि दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि रियल वर्ल्ड में इसी तरीके से फॉलो होता है, ये भी फॉलो होता है, बट क्या है कि ये भी हमारा फॉलो होता है ना। जितना भी ओला उबर के बेस पे बात करते हो, तो ये सेकंड वाला है, कि मान लो जिस हिसाब से गली है उसी हिसाब से क्या होगा, डायरेक्शंस होंगी, और उसी हिसाब से क्या होगा, किलोमीटर बताएगा, और उसी हिसाब से पैसे चार्ज करेंगे, है ना। आजकल तो ट्रैफिक ज्यादा है तो भी पैसे एक्स्ट्रा लगा देते हैं, बट क्या रहेगा, किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे तो इसी तरीके से कैलकुलेट करता है। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पाथ कभी नहीं लेगा वहां पे, इस तरीके से। तो इस फॉर्मूला को भी कुछ ना कुछ नाम बोलते होंगे। ये भी क्या डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कि मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी पॉइंट है, ये डी है, ये एफ है, जी है, एच, और ये आई है। तो अब बताओ, तो सिंपली क्या करते हो, प्लस करते जाते हो, है ना। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर्मूला। मैनहट्टन क्यों बोलते होंगे, क्योंकि मैनहट्टन क्या है, न्यूयॉर्क में सिटी है। उसी के बेस पे क्या था, कि वहीं का फॉर्मूला बेस पे निकाला था उन्होंने, जो साइंटिस्ट था उसी सिटी के बेस पे निकाला था, ट्रैवलिंग के बेस पे, कि जिस, हाँ हाँ, देखो सारा चीज तो क्या आता है, नेचर में होता है, बट जो पहले बताता है कि ये चीज है, उसी का हो जाता है वो। समझे, तो तुमने ये नहीं बताया ना कि ये फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे क्या बोलते हैं वो तो देखा होगा ना, ग्रेविटी वाला, सेब नीचे गिरता है, तो वो तो हमेशा से गिरता था। हाँ, तो वो चीज सही है, बाकी वही बात है ना, जिसका आप सुनोगे उसी का बताओगे ना। इधर देखो,
अच्छा, हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम हो गया था वहां पे, समझे। तो वो क्या रहता है कि जो पहले बताता है उसी का वो रहता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या था कि उन्होंने मैनहट्टन सिटी के बेस पे ये सारा चीज क्या किया था, प्रूव किया था। तो वही क्या हो गया, मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ज्यादातर जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो साइंटिस्ट के नाम से होंगे या फिर किसी ना किसी स्पेसिफिक चीजों के नाम से ही होते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि जिसने उसे बनाया है वो किस नाम से रखना चाहता है। हम्म। इसका नाम क्या होता, क्या रखते, बहादुर गढ़। हम्म। ये मैनहट्टन डिस्टेंस, ये देख रहा है? तो इसमें जो भी चीजें रहते हैं या तो आप क्या करते हो, हॉरिजेंटली मूव करते हो या फिर वर्टिकली मूव करते हो, ठीक है। मैनहट्टन कहाँ पे है, पता चल गया। मुझे नहीं पता था लेकिन पहले, नहीं। तो आदमी मूवीज देखता है, सिटी कौन देखता है। नहीं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सब टाइटल नहीं देखते ना, हम लोग सिर्फ डबिंग वाला देखते हैं, समझे? तो उसमें मैनहट्टन बोलता है कि नहीं बोलता है, हमें पता ही नहीं चलता। नहीं, कोई नहीं। अब जो एआई डब करता है ना, वो देखना। अब जो भी रहता है ना, एआई डबिंग होती है, तो उसका यूज कर सकते हैं। देखो, एआई किसी को नहीं छोड़ता, बस उसको पता चल जाना है कि ये बंदा काम कैसे करता है। वो उसको पता चल गया तो उसकी नौकरी खा जाएगा। लेकिन एआई का ये है कि वो खुद कुछ नहीं करेगा। जैसे बोलते हैं ना कि आप लोग खुद कुछ नहीं करते, घर वाले बोलते तभी कर रहे हो, वही हाल एआई का है। आता सब कुछ है लेकिन उसको कुछ नहीं करना, उसको। तो वो है, ऐसा क्यों करके रखा है हम लोगों ने। नहीं, हम लोगों ने तो मूवी देखा था चिट्टी वाला। नहीं, फिर वो खुद ही बनाएगा, फिर हमारा क्या काम। अच्छा जी। तो इसीलिए क्या करता है, एआई खुद भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हम लोगों ने उसको कंट्रोल करके रखा है, समझे। अगर वो खुद खुद कुछ करने लगा तो क्या रहेगा, अगर क्या ग्रीन चिप आ गया तो अच्छी बात है, रेड चिप आ गया तो हम्म, सोच सोच लो फिर। तीसरा जो हमारे पास होता है, एक फॉर्मूला आता है मीन की डिस्टेंस फॉर्मूला, जो क्या आता है, दोनों का जनरलाइज वर्जन होता है। जनरलाइज मतलब ये दोनों का मिक्स वर्जन होता है। कि आप उसमें क्या करोगे, पी की वैल्यू 1 रखोगे, तो एक फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी के बेस पे, अगर पी की वैल्यू कुछ 1 रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली मीन की किस में चेंज होगा, तो मैनहट्टन में चेंज हो जाएगा। अगर पी की वैल्यू 2 रख दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वो डिपेंड कर जाता है कि आप किस तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो। तो जो हमारा जीपीएस होता है वो क्या रहता है, मीन की रहता है, और बाय डिफॉल्ट केनन में भी क्या रहता है, मीन की ही रहता है। आप अगर उसको चेंज करना चाहो तो उसमें क्या होता है, एक पैरामीटर होता है पी, उसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे पी की वैल्यू के बेस पे उसका ये डिस्टेंस इक्वेशन है। तो इतने मैथमेटिकली जाना नहीं है, बेसिकली जो सिंपल था वो मैंने बता दिया कि हमारा मैनहट्टन और यूक्लिडियन कैसे बनेगा वो, ठीक है। इसमें बेसिकली अब क्या रहेगा, एग्जाम्पल के बेस पे कि हमने यहाँ पे क्या किया कि एक डेटा सेट उठाया है, किसमें से, तो साइकिट लन से। एसके एसके लन क्या है बता सकते हो, किसकी?
हिस्टोरिकल लाइब्रेरी क्या होना? क्या है? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नौकरी नहीं देंगे, और क्या करेंगे? पूछ दिया ना साइकिट लर्न क्या होता है, बता दोगे ना, विजुअलाइजेशन वाला है, तो बोलेंगे ठीक है। तो ये एमएल की लाइब्रेरीज होती है, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना था कि इसमें प्री डिफाइंड डेटा सेट होते हैं जिसको आपको क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि क्लीनिंग में टाइम लगेगा, तो वो आपका काम रहेगा, ठीक है। बाकी मैं क्या करूंगा कि जितना डेटा सेट यहाँ पे डिफाइन है कि मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहीं से उठा लेंगे डेटा एसक्यूएल डेटा सेट्स। तो ये क्या होगा कि पहला जो आपके पास यूआरएल आएगा उसमें से आप क्लिक करोगे, देन आपके पास क्या होगा, sklearn डॉट डेटा सेट आएगा। जैसे आप इसको क्या करोगे, राइट करोगे, तो आपको ये सारे डेटा सेट मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास फाइल सिस्टम है, देन आपके पास पीपल से रिलेटेड डेटा है, देन आपके पास क्या है, होम डेटा से रिलेटेड है, देन आपके पास कैंसर से रिलेटेड है, डायबिटीज से रिलेटेड डेटा है, डिजिट है, देन आयरिस डेटा सेट है, और भी हमारे पास क्या अलग अलग डेटा सेट है। तो हमने यूज किया आयरिस डेटा सेट को, ठीक है। आयरिस डेटा सेट होता है क्या है? आयरिस एक फ्लावर का नाम है, सुना है? नहीं सुना? ये देखा है? कहाँ पे? कहाँ? पहाड़ों और कहीं पे? तो ये हमारा क्या है, आयरिस फ्लावर है। इसके अलग अलग क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। तो इसी में से क्या रहेगा कि इसके जो लीफ के, पिटल के और स्पेल के जो लेंथ होते हैं, विड्थ होते हैं, उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा वेरिएंट है। सारे अलग अलग है। जैसे इसका ज्यादातर 3 वेरिएंट होते हैं, आयरिस। हाँ, ये है ना, मैंने यहाँ पे इसीलिए निकाल के रखा, बार बार निकालना ना पड़े। देख आयरिस का क्या रहेगा, ये 3 वेरिएंट रहेंगे। एक वर्सी कलर होता है, एक सेंटोसा होता है, एक वर्जिनिका होता है, ठीक है। अब इसमें इन तीनों में डिफरेंस कैसे पता चलता है? तो इसका जो पिटल का लेंथ और क्या होता है, हाइट होता है, उसके बेस पे, और स्पेल का लेंथ और विड्थ के बेस पे, इसके बेस पे आप बता सकते हो कि ये कौन सा क्या स्पीसीज है इसका, ठीक है। ये दिख रहा है कि सबका ये अलग अलग है। तो जब एमएल का पहला पार्ट आया था ना, तो उसमें से क्या किया था कि कुछ साइंटिस्ट ने ये डेटा सेट कलेक्ट किया था, रियल वर्ल्ड में डेटा कलेक्ट किया था, उसके बेस पे क्या था कि ये कौन सा फ्लावर था उसको लेबलिंग भी कर दिया था, ठीक है। एंड देन उसी चीज को क्या कहता है, फर्स्ट टाइम में एमएल पे डाला था उन्होंने, देन उसी की बेस पे प्रेडिक्शंस किया था। क्योंकि ये सिंपल था ना, इजी था समझना और समझाना। हाँ। नहीं, सिंपल क्या है, आपके पास क्या है, 3 4 पैरामीटर होंगे, एक स्पेल का विड्थ और हाइट, और हमारे पास पिटल का विड्थ और हाइट, ठीक है। अब इसके बेस पे क्या रहेगा, लेबलिंग रहेगी कि ये 1 है 2 है 0 है 1 है 2 है, तो इसको मैं बोल देता हूँ 0 1 और 2, ठीक है। अगर इसका क्या होगा, इस तरीके से स्पेसिफिकेशन होगा, 23 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30, और ये 18, तो ये क्या होगा कि ये 0 वाला होगा, मतलब ये वर्सी कलर फ्लावर होगा, ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। इसी तरीके से क्या होगा कि इसके भी कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगे, तो उसके बेस पे क्या होगा, देन वो बता देगा कि ये 2 वाला है, मतलब क्या है, ये वर्जिनी का है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या अभी एआई के बेस पे क्या करते हैं, गूगल लेंस में डालते हैं, सारा चीज आ जाता है ना। लेकिन जब स्टार्टिंग था तो ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं, तो उस समय कैसे करते? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके नंबर के बेस पे ही करना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे पास 150 सैंपल उन्होंने कलेक्ट किया था, ज्यादा नहीं, 150 ही किए थे, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, हम्म, आयरिस यूसीआई। तो जहाँ पे भी यूनिवर्सल डेटा मिलता है आपके पास, ये रहता है यूसीआई क्या है,
एक रेपोजिटरी है जहाँ पे क्या होगा, हर तरीके का डेटा सेट आपको मिल जाएगा। और ये कब आया था, कब का डेटा सेट है, 1988, जब एमएल में पहली बार, मतलब एमएल तो 1950s में ही स्टार्ट हो गया था, बट क्या है कि उस समय एक्सपेरिमेंट का वर्जन इस समय स्टार्ट किया था। 1988 है, कितने साल हो गए, 25 इधर और 20 उधर, 20-22, मतलब 40-45 साल। तो उस समय उन्होंने भी किया था, क्या चीज, क्या बोल रहे हो। तो इस उन्होंने क्या किया होगा, इतने में कलेक्ट किया होगा डेटा, बट जो डोनेट किया था किसके लिए, तो एक्सपेरिमेंट के लिए, वो 1988 में। फ्लावर नहीं था उसका, जो मेजरमेंट था ना वो सिर्फ था। चलो मैं डेटा सेट ही दिखा देता हूँ। है 25 और 12, हाँ, कोई नहीं, गलती होती है, बस उसको सुधार देना बस। हाँ, नम कैलकुलेशन में, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, जनरल कॉम्पिटिशन वालों का काम ही रहता है कैलकुलेशंस फास्ट होना चाहिए। नहीं, क्योंकि क्या रहता है, 2 मिनट का काम 10 सेकंड में करते हो, नहीं, सरकारी काम नहीं होता इतनी जल्दी। बस पेपर में ही होता है। उसके बाद तो फिर जो मेहनत करेगा उसकी मेहनत हम खाएंगे। नहीं। ये बात ना, वो आलस करेंगे तो फिर वो नहीं करते ना, मेरी बात ना हमारे वाला। नहीं नहीं, वो छोड़ो, आर्मी कोई भी, आर्मी के पास नॉर्मल पीपल कभी नहीं जाता, है ना, जिसके पास जाता है उसी का एग्जाम्पल लेंगे ना। हाँ, चलो ठीक है, पहले था। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल में तो ले सकते हैं ना आईटी वेदांत का ही। हम्म। नहीं, गवर्नमेंट जैसे एमसीडी वालों ने बैन किया है ना, तो उसको पैसा 1 महीने पहले मिल गया, 1-1.5 महीने पहले, अभी तक ओपन नहीं किया है, लेने के बाद भी। हम्म। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास लाइब्रेरी है तो ठीक है, नहीं तो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है किसके थ्रू, तो पिप इंस्टॉल scikit-learn आपको लिखना पड़ेगा। देन आप क्या करते हो, लोड करते हो डेटा सेट। तो डेटा सेट लोड करोगे तो कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देन हम लोग ने क्या किया कि उसमें से सिर्फ क्या चाहिए मुझे, तो आयरिस डेटा सेट चाहिए, तो मैंने क्या किया, उसको लोड कर लिया। अब ये आयरिस डेटा सेट क्या हो गया, मुझे मिल गया। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो ये जितना भी आयरिस डेटा सेट में होता है वो की वैल्यू पेयर में होता है। की वैल्यू पेयर क्या होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है कहीं, यहाँ पे, हम्म, की वैल्यू दिख रहा है, डेटा के साथ हम्म, कि डेटा हमारा क्या है, की है, और उसकी वैल्यू क्या है, ये पूरा डेटा है, ठीक है। की वैल्यू पेयर मतलब डिक्शनरी, डिक्शनरी में अगर की के बेस पे वैल्यू कॉल करना है तो कैसे करते हैं, इस तरीके से लिखेंगे, बताओ। तो वही बोलेंगे फिर, जॉब में जाओगे तो क्या बोलेंगे वो, कुछ तो पैसा देते थे लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। तो जो भी हमारे पास रहेगा वेरिएबल का नेम, तो मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, आयरिस। अगर कीज देखना है तो कीज एक बार देख सकते हो, तो क्या क्या की है, तो डेटा है, टारगेट है, फ्रेम है, टारगेट नेम से, डिस्क्राइब है, फीचर्स नेम है, फाइल नेम है, और डेटा मॉड्यूल है, ठीक है। अगर आपको क्या चाहिए, इसमें से सिर्फ डेटा देखना है तो क्या करोगे, उसकी वैल्यू नहीं ली उसमें से जो एक्चुअल वैल्यू है, तो मुझे क्या चाहिए इसमें से, आयरिस डेटा, ठीक है। तो आपको सिर्फ एरे वाला मिलेगा, ठीक है, ये दिखा। अगर जो एरे लोड हुआ तो सिर्फ क्या है, एरे आ रहा है। अगर इसी चीज में क्या रहता कि एक क्या था हमारे पास, क्या क्या, आयरिस डॉट कीज
ये दिख रहा है। तो डेटा हमने देखा। अगर आपको टारगेट देखने हैं या फिर टारगेट्स नेम देखने हैं तो क्या कर सकते हो यहाँ पे, टारगेट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, स्पेलिंग गलत है, नेम्स। तो कौन कौन सा हमें दिख रहा है कि हमारे पास जो टारगेट वेरिएबल होगा वो कौन कौन सा होगा, सेंटोसा, वर्सिकलर और एक वर्जिनिका होगा। ठीक है, अब इसको डेटा को पूरा अच्छे से देखना है तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक अलग से मेथड है, DESCR, मतलब डिस्क्राइब। आप क्या कर सकते हो, पूरे डिटेल से डेटा देख सकते हो कि इसके अंदर क्या चीजें हैं और कैसे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक समरी टाइप का पूरा लिखा हुआ रहेगा। ये क्या है, आयरिस प्लांट डेटा सेट है। डेटा सेट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यूज किया है, टोटल कितने सैंपल है, तो 150 है। और क्या है, हर एक क्लास पे 50-50 सैंपल हमने कलेक्ट किया है। ठीक है, देन कितने कॉलम है, 4 न्यूमेरिक कॉलम्स है। देन उसका नेम क्या है, दिख रहा है। तो स्पेल लेंथ, स्पेल विथ, पेटल लेंथ और पेटल विथ, इसके बेस पे क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर में सारी चीजें। देन इसके बेस पे प्रिडिक्शन जो करोगे वो कौन कौन सा है, सेंटोसा, वर्सिकुलर एंड वर्जिनिका। ठीक है, देन बेसिक समरी दिया हुआ है स्टैटिस्टिक का, कि बेसिकली इसमें से मिनिमम कितना है, देन इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है, इसका एवरेज क्या जा रहा है, देन इसका स्टैंडर्ड डेविएशंस कितना है। ठीक है, एंड देन इसका क्या है, कोरिलेशंस कितना है। कोरिलेशंस बेसिकली होता क्या है, कोरिलेशन, वेरिएंस, वेरिएंस तो आएगा इसके अंदर, बट रिलेट, ये हम लोग ने कि रिलेशंस बिटवीन टू वेरिएबल्स बोल सकते हैं। अब उसमें क्या होगा, या तो अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा, या स्टक होगा। अप ट्रेंड का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो आप स्पेल का लेंथ बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव में है तो ज्यादा चांसेस रहेंगे क्या, कि जो हमारे पास आपकी वैल्यू है तो वो मिल सकता है। कि मान लो यहाँ पे क्या वाई है, सॉरी ये वाई है और ये एक्स है। ठीक है, वाई में मान लेते हैं ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो जैसे जैसे आप क्या करते हो, एक्स की वैल्यू बढ़ाते हो वैसे वैसे क्या होगा, वाई की भी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, वाई हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे टारगेट वेरिएबल्स रहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, एक्स की वैल्यू इंक्रीज करोगे वैसे वैसे वाई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड्स, और जो नेगेटिव में दिखेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो कोरिलेशंस, इसी चीज को कोरिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, कोरिलेशंस का जो वैल्यू का रेंज होता है कितने से कितने के बीच में होगा, पक्का देख के बताओ, अभी दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ, -1 से +1। -1 का क्या मतलब होगा, रिलेशन, ये आप क्या, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिख रहे होंगे, ये जो वैल्यू है वो कोरिलेशंस की वैल्यू है। और यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है वो एक्स और वाई के बेस पे ग्राफ बना हुआ है, हर एक इंडिविजुअल है इस तरीके से। ठीक है, और जो हमारे पास 1, 0.8, 0.4, 0. इस तरीके से जो वैल्यूज है वो क्या है, कि कितना कोरिलेशंस है वो दिखा रहा है, कि एक्स और वाई के बीच में कितना कोरिलेशंस है। कोरिलेशंस का मतलब क्या हो गया, कि हमारे पास जितना भी एक्स होगा, अगर उतना सा किसी भी एक्स को अगर हम चेंज करें, इसमें से क्या करो, कोई भी एक डेटा पॉइंट उठा लो, एक्स में से हम क्या करेंगे, कोई भी डेटा पॉइंट उठा लिया, मान लो यहाँ से उठा लिया, इसकी वैल्यू 10 है, अगर मैं इसको 20 करता तो ऑटोमेटिकली इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा वाई का। तो ये क्या होगा, कि ये जो लाइन पे लाई कर रहा है वो दोनों क्या है, कि इसमें से एक भी वैल्यू क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो उसका क्या होगा, दूसरा वैल्यू भी चेंज होगा वाई। तो वही हमारा क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। अब कितना चेंज कर रहे हो, अगर आप उसको इंक्रीज कर रहे हो, अगर एक्स को इंक्रीज कर रहे हो तो वाई भी इंक्रीज होगा। और ऐसे कितने, मान लो हमारे पास 100 डेटा पॉइंट्स है,
तो सारे 100 के 100 क्या होंगे, इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज, डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज। तो ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यहीं पे क्या है 0.8 है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें से आप रेंडमली कोई भी डेटा उठाओगे, उसमें से 80% डेटा क्या होगा, अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जो 20% डेटा रहेगा वो तो मे भी इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उस लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे फॉलो नहीं करेगा। देख रहे हो इधर उधर है, तो उसमें क्या होगा कि आपका आंसर नहीं आएगा। जैसे मान लो हमने इंक्रीज किया, यहाँ पे रखा, तो ये डेटा पॉइंट यहाँ पे भी है, लेकिन ये क्या है, डिक्रीज में है। तो ये क्या होगा कि 100 में से 80 डेटा पॉइंट्स इंक्रीज होंगे, एक्स को इंक्रीज करोगे तो वाई, और 20% नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे 0.4 है, इसका मतलब क्या है कि 40% डेटा क्या होगा, इंक्रीज होगा बेस्ड ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और जो 60% डेटा होगा वो क्या होगा कि नहीं चेंज होगा। नहीं चेंज होने का मतलब क्या हो सकता है कि वो पॉजिटिव में भी आ सकता है, कि मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, तो यहाँ का पॉइंट लिया तो वो क्या है, सबसे लोएस्ट में है, लेकिन यहीं का मैं पॉइंट ले रहा हूँ एक्स का यहाँ पे, तो ये क्या हाईएस्ट में भी दिख रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे एक्स को, तो क्या होगा, चेंज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऐसे कितने डेटा पॉइंट होंगे जो नहीं होंगे, तो यहाँ पे 60% डेटा होगा जो नहीं होगा। समझे, अगर एक्स पे इंक्रीज करते तो वाई भी इंक्रीज होगा। तो ऐसे कितने डेटा पॉइंट होंगे, तो सिर्फ 40, 100 में से 40 होगा और 60 नहीं। थर्ड हमारे पास क्या है, ये 0। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा है वो रेंडमली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमारा क्या रेंडमली है। तो अगर आप क्या करते हो, कहीं पे भी पॉइंट लेते हो, मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो आप बता सकते हो कि अगर मैं एक्स को इंक्रीज करूंगा तो वाई भी इंक्रीज होगा। कब? देख लो, मैंने एक्स को इंक्रीज किया, लेकिन वाई भी हमारा क्या, वही का वही है, सेकंड वाले पॉइंट में। तो ऐसा चांसेस यहाँ पे क्या है, ना के बराबर है। तो इसको बोलते हैं नो कोरिलेशन। ठीक है, माइनस में तो आप देखोगे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि सारे क्या है, 1 के बेस पे है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे समझाने का सिंपल मीनिंग है कि जो हम लोग कोरिलेशन बोलते हैं वो स्लोप नहीं होता है। कभी कभी हम लोग यहाँ पे क्या स्लोप समझ रहे होंगे कि इस तरीके से जा रहा है तो नेगेटिव जा रहा है, मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास कोरिलेशन कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, इस तरीके से। तो स्लोप पे वो डिपेंड नहीं करता। स्लोप आपका इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि एक्स और वाई कितना लाई करते हैं उसी स्ट्रेट लाइन पे। समझे, अगर एक्स मेरा बढ़ेगा वाई बढ़ेगा, उसका इक्वेशन क्या होता है मनीष? अगर हमारे पास क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई भी बढ़ेगा, उसका इक्वेशन क्या होगा मैथमेटिकली? एक्स इक्वल टू वाई होगा ना। क्योंकि एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, जितना एक्स बढ़ा उतना वाई बढ़ेगा। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये चीज अगर मेरा क्या है कि अगर स्क्वायर के बेस पे करना चाहते हो तो ये स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब के बेस पे करना चाहते हो तो क्यूब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू वाई लेके ही चल रहा हूँ फिलहाल। तो अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई कितना होगा, 1। एक्स की वैल्यू 2 होगी तो वाई कितनी होगी, 2। देन 3 हो तो 3 होगा। अब इसके बेस पे क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे। लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपली मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो एक क्या है 1,1 और 2,2 मान लेते हैं। अभी दोनों को क्या करोगे, मिला दो, तो ये क्या होगा, आपका एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितने भी ये इक्वेशंस में है सारा चीज क्या होगा, इसी स्ट्रेट लाइन पे फॉलो करेगा, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक का। ठीक है, तो ये रहता है हमारे पास इक्वेशन। अगर यहीं पे क्या रहता कि वाई हमारा क्या होगा, अगर एक्स के बेस पे ये वैल्यू रखते हैं तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो उसका इक्वेशन किस तरीके से, मतलब उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? का तो सिंपल है ना, एक्स की वैल्यू रख के देखते हैं। एक्स की वैल्यू 1 रखती है तो कितना आएगा, एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 9, और 4 रखेंगे तो 16। आप कोई भी दो डेटा पॉइंट्स उठा लोगे और यहाँ पे प्लॉट कर दोगे,
तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये कर्व होगा इस तरीके से, क्योंकि ये स्क्वायर है तो नेगेटिव पार्ट भी ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये कर्व जाता है। तो इसके बेस पे क्या होता है कि अगर आपको लाइन को थोड़ा सा बेंड करना होगा तो उसका पावर क्या करो, इंक्रीज करते जाओ। जितना ज्यादा पावर होता है उतना ज्यादा क्या होता है, ये बेंड हो जाता है, ठीक है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। याद है, सिंपल अगर एक पावर है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर दो है तो, और जीरो है तो कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलते हैं ना। अगर मैंने बोला एक्स की पावर 0 × 5, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 लिखते हैं। तो ये जीरो पावर हमेशा जो कांस्टेंट पार्ट रहता है वो हमेशा क्या रहता है, किसी भी वेरिएबल का पावर 0 रहता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं तो हम क्या करते हैं, एक्स है तो एक्स मान के चलते हैं, वाई है तो वाई लेके चलते हैं, जेड है तो जेड लेके चलने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी का भी पावर 0 करोगे तो कितना वैल्यू आता है, 0 आता है या 1 आता है। क्या हो गया, भूल जा रहे हो। तो इसलिए क्या रहता है कि हमारे पास इक्वेशंस रहते हैं, ठीक है। तो ये था, हाँ चला गया। तो यहाँ पे क्या हमारे पास डेटा सेट है और इसके बारे में क्या है, पूरा आपको डिटेल दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हो, जो मैंने क्या दिखाया था यहाँ पे दिखाया था, यही डिटेल आपको यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा। चलो ये है, ठीक है। 1988 में आया था, किसने दिया था, क्रिएटर कौन था, कितने क्लास में कितना डेटा है, ठीक है। ये सारा चीज आपको दिखेगा यहाँ पे। आप क्या कर सकते हैं, इसको रीड आउट करना है तो कर सकते हैं। देन हमें क्या करना है, इसका एक 2D बना के रखना है। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग एमएल पे काम करते हैं तो ज्यादातर डेटा हमें 2D पे मिलता है, ठीक है। तो हम लोग सबको 2D में कन्वर्ट करते हैं। 2D होता क्या है, 2 डायमेंशनल का मतलब। तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या फिर बोल सकते हैं रो एंड कॉलम्स, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना होगा, रोज एंड कॉलम में या फिर क्या होगा, 2 एक्सिस में चेंज करना पड़ेगा। और 2 एक्सिस में चेंज करते हैं उसको पांडास में क्या बोलते हैं, समझे। तो इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे, कि बेसिकली ये क्या की एंड वैल्यू पेयर में था, अभी दिखाया था ना। की वैल्यू पेयर में सबको क्या करना है, आपको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने डेटा सेट दिखा दिया, उसके फीचर्स के नेम है और ये टारगेट है कि उसके बेस पे क्या आउटपुट होगा वो भी साथ में आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब इसका आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से करके बताओ, कोई नहीं कोड करके बताओ, जरूरी नहीं है, थोड़ा सा कोड भी करना चाहिए। तो डेटा यहाँ पे प्री डिफाइन है, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रहता है ना कि डेटा नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं। सिंपली इंपोर्ट करोगे डेटा है। हाँ, क्या नहीं है, डेटा फ्रेम बना के बताओ। तो मैं आपको कुछ हिंट भी दे देता हूँ। चलो ऊपर ही लिख देते हैं। हिंट में क्या होगा कि जो भी आप डेटा फ्रेम पास करोगे, जो एक्चुअल डेटा होगा वो ये वाला होगा, ये दिख रहा है। ये हमारा क्या होगा, एक्चुअल डेटा होगा। अगर कॉलम का नेम रखना चाहते हो तो ये कॉलम का नेम यहाँ से मिल जाएगा। ये हमारा डेटा हो गया और ये मेरा कॉलम का नेम हो गया। और जिस तरीके से क्रिएट करते हो वो हो जाएगा। हाँ, इसके बाद डेटा पास कर देंगे। इसमें अगर कॉलम का नेम रखना हो तो जो मॉडल है वही इंटरनेट होगा।
ये बताया वही हमें समझ में आएगा। साढ़े साढ़े तीन साढ़े चार हो गया। ये ऐसा आएगा क्या सेपल एंड सेपल भी कर लेना। हाँ पैटर्न ये डेटा फ्रेम और क्या है डेटा कॉलम इक्वल टू आई डॉट फीचर। तो सिंपली यही लिखा होगा। बाकी लिखा क्यों है ये समझ में आ रहा है ना। मेन ये है लिखा क्यों है। इसकी बेस पे आपके पास क्या रहेगा, डेटा सेट आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें आपको एक नया कॉलम ऐड करना है। नया कॉलम कैसे ऐड होता है, एंड देन जो वैल्यू पास करना रहेगा। तो एक टारगेट का वैल्यू अगर इसमें ऐड करना चाहे तो कैसे करेंगे। सिंपली आप क्या करते हो, कॉलम का नेम असाइन जो वैल्यू उसमें रखना है।
ठीक है, तो हमारे पास टारगेट वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें करना था। अब इतना होने के बाद हम क्या कर सकते हो, अगर आपको देखना है कि टारगेट में कितने यूनिक वैल्यूज हैं, तो आप कौन सा मेथड यूज करते हो, यूनिक मेथड यूज करके देख सकते हो। ठीक है, इसमें 0 1 और 2 दिख रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ड्रॉप नहीं करूँगा। ठीक है, एंड देन थोड़ा सा एमएल का प्रोसेस, एमएल का क्या क्या प्रोसेस था, कि हम लोग क्या करते थे, बताओ। कि अगर आप क्या करो, एक मॉडल बना रहे हो, तो क्या क्या स्टेप्स थे जो फॉलो कर रहे थे। हम्म, कि पहला आपके पास डेटा होना चाहिए, डेटा लोड किया, डेटा क्लीन कर लिया, मतलब प्री प्रोसेसिंग का पार्ट पूरा कर लिया। उसके बाद फिर क्या करते थे, ट्रेन। उसमें क्या क्या चीजें होती थी उससे पहले, कि सबसे पहले आपको फीचर्स अलग रखने पड़ते थे और लेबल अलग रखने पड़ते थे, है ना। देन फिर क्या करते थे, कि ट्रेनिंग के लिए अलग रखते थे और टेस्टिंग के लिए अलग रखते थे। देन फिर क्या करते थे, मॉडल लोड करते थे, एंड देन फिट करते थे। ठीक है, फिट करने के बाद हम क्या करते थे, ये हमारा मॉडल ट्रेनिंग का बस इतना ही पार्ट होता है। ठीक है, देन आप मॉडल की एक्यूरेसी चेक करते हो। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए आप क्या करते हो, एक्यूरेसी मैट्रिक्स लोड करते हो। ठीक है, देन आप सेटिस्फाई होते हो तो क्या करते हो, ये मॉडल यूज करो, अदरवाइज फिर आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यही एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जितने भी मॉडल होंगे इन फ्यूचर, सबका यही स्टेप होगा, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज होगा सिर्फ क्या, कि हम लोग मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स यूज करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले हमें अभी क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई में डिफाइन करके रख लेंगे। देन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेंगे। देन एमएल मॉडल लोड करके उसको फिट कर देंगे, बस इतना ही काम रहेगा। क्लीनिंग का काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये ऑलरेडी क्लीन है, क्योंकि हम लोग एमएल का पार्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, एक्स को मैंने अलग रख लिया, एंड देन वाई को अलग कर लिया। देन हमने क्या किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया। ठीक है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए स्प्लिट हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, कि हमें कौन सा मॉडल यूज करना है, उसके लिए हमने मॉडल यूज कर लिया। मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं, तो के नियरेस्ट क्लासीफायर। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, तो साइकिट लर्न के अंदर जो हमारे पास एक और मॉड्यूल होगा, सब मॉड्यूल नाइबर्स के अंदर आपको ये मिल जाएगा। इसके अंदर क्या क्या होंगे, तो क्लासीफायर होगा और रिग्रेशन दोनों रहते हैं। ठीक है, तो हम क्लासीफायर यूज कर रहे हैं, तो इसलिए क्लासीफायर लिखा है। देन ये हम लोगों ने क्या किया है, क्लास बनाया है। ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, अच्छा जी, क्लास डिफाइन करने के लिए तो क्लास कीवर्ड के साथ बनाते हैं। हम्म, कि एक्चुअल में अगर आपको डेटा के साथ काम करना होगा, ये वैल्यू के साथ काम करना है, तो उसके मेथड यूज करने पड़ेंगे। उसके मेथड को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का हेल्प लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमें इसलिए बनाना पड़ता है कि आपको अगर डेटा पास करना है, तो ऑब्जेक्ट के क्या होगा, हेल्प से पास होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। देन ऑब्जेक्ट के बेस पे क्या किया, उसका मेथड कॉल कर दिया। कौन सा मेथड, तो फिट मोड। फिट मेथड क्या करेगा, कि आपके लिए ट्रेनिंग करेगा। बट मैंने बताया था केएनएन में तो ट्रेनिंग पार्ट नहीं रहता, तो फिर तो ये बेसिकली आपके लिए सिर्फ डेटा स्टोर कर देता है इस पे, समझे। बाकी जो मॉडल थे उसमें क्या होता था, पैटर्न स्टोर करता था, ये डेटा ही एक्चुअली में स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो ये रहता है, एंड देन उसी के बेस पे क्या होगा, पूरा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, देन अगर आपने मॉडल फिट किया, देन फिर क्या करते हो, प्रिडिक्ट करते हो, उसके बेस पे क्या होगा, आप एक्यूरेसी चेक करते हो। तो बस इतना ही स्टेप होता है एक एमएल मॉडल बनाने के लिए। ठीक है, तो कहाँ था हमारे पास, कि ये सिंपल यूनिक वैल्यूज हमने चेक किया था।
ये हमारे पास क्रिएट करने का तरीका। देन हमने ये मॉडल लोड किया था, देन प्रिडिक्शंस, और उसके बेस पे हमने क्या किया, एक्यूरेसी किया। देन आप अपना कंफ्यूजन मैट्रिक्स दे सकते हो, इसमें 3 दिख रहे हैं, क्यों? इससे पहले 2 के बेस पे डिस्कस किया था, इसमें 3 है, तो इसमें कैसे होगा? तो जितना आपके पास क्या होगा, आउटपुट होगा, कितने डिस्टिंक्ट थे? सेंटोसा, वर्सी और एक वर्जिनिका, 3 थे। तो 3 के बेस पे क्या होगा, तीनों में तो कुछ ना कुछ डेटा रहेगा ना। तो अगर 3 के बेस पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो 3 बाई 3 का बनेगा। तो उसका जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और जिस तरीके से उसको रीड करते थे उसी तरीके से इसको भी रीड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा। देन आपके पास सबके लिए क्या होगा, प्रिसीजन, रिकॉल, रेफरेंस। क्योंकि ज्यादा डेटा नहीं है इसलिए एक्यूरेसी क्या आ रही है, 100% आ रही है, ठीक है। और प्रिसीजन में भी 100 है, रिकॉल में भी और रेफरेंस में भी है। देन हमने क्या किया कि बेसिकली एक यूजर इंटरफेस बना दिया है कि आप क्या करोगे, यूजर से क्या करोगे, उनका इनपुट लोगे, जो 4 वेरिएबल का इनपुट था, देन उसका डेटा फ्रेम बना के देन प्रिडिक्ट करोगे डायरेक्टली। एंड देन उसके बेस पे क्या होगा, आपका प्रिडिक्शन होगा। अगर प्रिडिक्शंस में 0 आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेंटोसा। अगर क्या आता है, वर्सिकलर आता है, सॉरी 1 आता है, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्सिकलर। और अगर क्या आता है, 2 आता है तो उसको वर्सिनिका बोलेंगे। तो सिंपली ये हमारा क्या हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो जाता है 12। और इसको मैंने क्या किया, मतलब इसके बेस पे जो भी इसका आंसर आएगा वो मुझे दे देंगे। इसने बताया ये किस फ्लावर का है, तो ये वर्जिनिकल फ्लावर। इस तरीके से क्या करोगे, एक मॉडल भी बन जाता है। अब इसी चीज को इंटरफेस देना रहेगा तो कैसे दोगे? हम्म तो स्ट्रीमलीट का यूज कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रीमलीट रखा होगा, तो ठीक है, नहीं रखा, तो स्ट्रीमलीट का यहाँ पे नहीं रखा है, ठीक है। लेकिन स्ट्रीमलीट का यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको यही क्या होगा, एक वेबसाइट की तरह शो होगा, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, लिख लो। फिर हम लोग अभी कहाँ तक लिखा था, तो ये थोड़ा सा लिख लो। फिर इसमें रहेगा कि के की वैल्यू हमने कहीं पे डिफाइन ही नहीं की है ना। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो 2 मिनट कितना, 5 मिनट में हो जाएगा? हाँ इतना ही था। बाकी ये फाइल में शेयर भी कर दूंगा, थोड़ा बहुत बीच बीच में कोड करूँ। केएनएन समझ में आया पूरा? सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा,
ठीक है, बच्चों को लिखूंगा। ये करना होता है। असाइन कर दिया, ठीक है, बी असाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, समझे। कोड कोई भी करेगा, लेकिन जो एरर आ रहा है उसको आप देखो, उसको रिजॉल्व करो, मेन वही रहेगा आईटी फील्ड में, समझे। कि कोड तुम चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा लोगे, लेकिन उसमें जो एरर आएगा उसको ठीक करना सीखो। कोडिंग का मेन पार्ट यही रहता है कि जो एरर आ रहा है वो तुम ठीक कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो तुम कोडिंग सीख ले हो, नहीं कर पा रहे हो मतलब तुमने कोडिंग नहीं सीखा, समझे। आजकल कोडिंग कौन करता है। हम्म, तो वही देखो ना। लेकिन हाँ, अगर तुम कोड करते हो तो तुम्हारा हैंड्स ऑन होता है, उसके बेस पे पता चलता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे होंगी, तो ये रहता है। एटलीस्ट जितना इंटरव्यू में कोडिंग करवाते हैं उतना तो पता होना चाहिए। तो उसमें अगर कुछ भी एरर आएगा तो वो साफ बोल देंगे कि उस एरर को सॉल्व करो। अब तुम्हें एरर ही नहीं पता चल रहा है क्या है, तो फिर सॉल्व कहाँ से करोगे। तो मेन ये रहेगा। क्योंकि मान लो तुमने किसी तरीके से कोड कर दिया और बाय चांस कुछ छूट गया और एरर आ गया, तो वो एरर सॉल्व होगा तभी फिर आगे बढ़ेगा। तो वही चीज नहीं समझ में आएगी ना, तो फिर वही दिक्कत है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ब्रैकेट छोड़ दिया, अब यहाँ पे एक एरर आएगा, इनकम्प्लीट इनपुट दिख रहा है कहाँ पे, तो ये एक एरो के बेस पे दिख रहा है। तो मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मान लो मैंने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या देगा, मुझे यहाँ पे एरर दिखाएगा। क्या दिखाएगा,
अनमैच्ड क्या कॉलम। तो क्या होगा, आप इसको हटाओ। तो ये चीज आपको पढ़ना आना चाहिए कि क्या वो बोल रहा है, हमें क्या करना है। समझे। अब यहाँ तक लिख लिया होगा, आगे लिखना है। बाकी फिर इसी में के की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे वो देख लेंगे। उसी चीज को क्या करेंगे, नॉर्मली बेसिक पे देखेंगे, देन फिर हाइपर पैरामीटर करके देखेंगे। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे।